नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आईएमएफ, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो आईएमएफ की बात करें तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें हम पढ़ेंगे आईएमएफ क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कोटा सिस्टम और एसडीआर्स क्या होते हैं आईएमएफ के अंदर। उसके बाद मैं आपको वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बताऊंगा। फिर हमारा टॉपिक होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट जिसको बोलते हैं, और उसका सक्सेसर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम उसका स्ट्रक्चर करेंगे, एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, दोहा राउंड के बारे में जानेंगे और कुछ टर्म्स बताऊंगा आपको मैं जो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। उसके बाद हम करेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। फिर आप उसके बाद ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स के बारे में जानेंगे। और लास्ट में वीडियो में मैं आपको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जो हम सुनते हैं कि भाई ये एफटीए हो गया, पीटीए, कॉमन मार्केट, जो एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से। आईएमएफ क्या है? इट इज़ ए यूएन स्पेशलाइज एजेंसी। तो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर इसकी वाशिंगटन में एंड इट एस्टेब्लिश इन 1945। इंडिया आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर था। एंड आईएमएफ इज़ अ फंड नॉट अ बैंक, ये बात याद रखनी है आपको। आईएमएफ एक फंड है, कोई बैंक नहीं है ये। अब इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इसके प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी कोऑपरेशन से ये होता है कि अगर आप राइट साइड में देखिए बॉक्स, मॉनेटरी सिस्टम का मैंने मतलब समझाया हुआ है कि मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट इनेबल्स कंट्री टू ट्रांजैक्ट। तो मेन काम अगर आप देखोगे आईएमएफ का तो यही रहता है कि जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आए और उनका मॉनेटरी सिस्टम जो है स्टेबल रहे, ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करें या ट्रांजेक्शन्स करें, उनमें दिक्कतें ना आए। तो आईएमएफ का मेन पर्पस क्या है? इट्स प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। उसके बाद फैसिलिटेट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल मेंबर्स कंट्रीज। एक बैलेंस ट्रेड प्रमोट करना ताकि सभी कंट्रीज का क्या हो, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसके बाद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो एक्सचेंज रेट में, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्प मेंबर कंट्रीज इन टाइम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको समझा रखा है पूरा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे भी आईएमएफ आप उन कंट्रीज को हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने देखा आईएमएफ हेल्प इंडिया ड्यूरिंग 1991 क्राइसिस। तो 1991 के क्राइसिस में हमारे जब फॉरेक्स काफ़ी कम हो गए थे, हम बीओपी क्राइसिस से जूझ रहे थे, उस टाइम पे आईएमएफ ने हमारी टेक्निकली भी और फिनेंशियली भी हेल्प की थी। तो आईएमएफ क्या करती है? बीओपी क्राइसिस में भी कंट्रीज़ को हेल्प करती है। तो मेन बात आप ये याद रखना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, और बीओपी क्राइसिस में कंट्रीज़ को हेल्प करती है आईएमएफ। और आईएमएफ कोई बैंक नहीं है, एक फंड है, ठीक है, जो कंट्रीज़ को उनकी फॉरेक्स सिचुएशन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। अगर एक बात करो, नोट देखना नीचे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन या ब्रेटन वुड ट्विंस। तो आप ये याद रखना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं हम? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफिल करते हुए इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उनको फुलफिल करने के लिए क्या फंक्शन करती है आईएमएफ? इट मॉनिटर्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो डिफरेंट जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज उनको मॉनिटर करती है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, जैसे हमें प्रोवाइड की थी टेक्निकल असिस्टेंस 1991 क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है। इट लैंड मेंबर्स इन इकोनॉमिक डिफिकल्टी, कोई दिक्कत होती है मेंबर्स को, इकोनॉमिक डिफिकल्टी होती है, उनकी बीओपी सिचुएशन खराब होती है, तो उस टाइम लैंड भी करती है आईएमएफ। और लास्ट है इट फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के अगेंस्ट भी फाइट करती है। डिफरेंट फंक्शंस हैं आईएमएफ के। अब एक कोटा सिस्टम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आईएमएफ में अपॉन ज्वाइनिंग ईच मेंबर ऑफ द आईएमएफ असाइंड अ कोटा बेस्ड ब्रॉडली ऑन इट्स रिलेटिव साइज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जब भी कोई आईएमएफ का मेंबर बनता है तो उसको एक कोटा असाइन हो जाता है, ठीक है। और वो किसके ऊपर बेस होता है कि उसका इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, उस इकोनॉमी का साइज, उस कंट्री का साइज कितना है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। और अगर किसी को कोटा जो मिलता है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कोटा साइन होता है, अब मेंबर्स कोटा गाइड्स, तो क्या क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन। तो जितना उसका कोटा होगा ना उतना ही क्या होगा? सब्सक्रिप्शन द अमाउंट द मेंबर इज ओब्लाइज टू प्रोवाइड टू आईएमएफ, उतना ही क्या होगा? पैसा, उतना परसेंट पैसा या उस कोटे का जितना ही उनका कोटा होता है उतना ही पैसा आईएमएफ जो कंट्री होती है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है आईएमएफ फंड के अंदर। जैसे मान लो इंडिया का कोटा अगर 2.7% है,
तो जो IMF का जो फंड होगा उसमें 2.7% इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, तो कोटा ये डिसाइड करता है। उसके बाद वोटिंग पावर, तो जितना कोटा होता है उतनी प्रपोर्शनेटली इनकी क्या होती है, एक कंट्री की वोटिंग पावर होती है। फिर असेस टू फाइनेंसिंग, ये बात भी देखिए आप, जैसे अमेरिका है, अगर उसका ज़्यादा कोटा है तो उसको ज़्यादा फाइनेंस मिल सकती है IMF से, हमारा जितना है हमें उसके हिसाब से उतनी फाइनेंसिंग मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें कोटा डिसाइड करते हैं, सब्सक्रिप्शंस, वोटिंग पावर और असेस टू फाइनेंसिंग। A country normally pays up to 1/4 of its quota in the form of widely accepted currencies or special drawing rights। तो इसमें जो हम अपना जो कोटा का पैसा जो जमा करते हैं वहाँ पे, तो उसमें ये होता है कि 75% तो आप अपना पैसा जो अपनी करेंसी में जमा कर दो, ठीक है, और जो 25% है वो आपको जो वाइडली जो वर्ल्ड में ना वाइडली एक्सेप्टेड करेंसीज हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो, ठीक है, इनमें आपको करना होता है। और या फिर आप SDRs की फॉर्म में कर दो। SDRs क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो या तो SDR कर दो या वाइडली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसी में आप करो 25% पैसा, और 75% आप कोई कंट्री अपनी जो करेंसी उनकी लोकल करेंसी है उसमें कर सकती है जमा। तो अगर कोटे की बात करें, इंडिया का कोटा है वो है 2.7% IMF के अंदर, और ये वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट कोटा है। अब हम बात करते हैं SDRs क्या होते हैं IMF के अंदर। IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR is an international reserve asset created by the IMF in 1969 to supplement its member countries' official reserve। तो हर एक कंट्री के अपने रिजर्व्स तो होते हैं फॉरेक्स के, जैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 400 से ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, $400 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा भी इन रिजर्व्स को सप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट करेंसीज में, ठीक है, हम क्या करते हैं SDR में अपना IMF के पास पैसा जमा करा सकते हैं। तो ये क्या है, एक रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व असेट है। इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 की इंटरनेशनल करेंसीज। तो ये किसी 5 जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट करेंसीज है उनकी एक बास्केट मिला के इसका एक एवरेज आता है, ठीक है। तो पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ठीक है, US डॉलर हो गया, येन, यूरो और चाइनीज रेनमेन, इन 5 करेंसीज का बास्केट मिलके SDR की वैल्यू होती है डिपॉजिट, ठीक है, डिसाइडेड। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जितना कोटा होता है उतना हम SDR डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, उतना। तो SDR क्या है, एक रिजर्व असेट है। उसके बाद SDRs कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसीज। और ये जो भी SDR हमने जो भी है वो क्या होता है, आपके नेशनल करेंसीज के उस पर क्या होता है, एक्सचेंज भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक SDR की वैल्यू $1.5 आई, ठीक है, तो उसको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके आप अपना SDR को अपनी करेंसी में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। SDR इज नीदर अ करेंसी, कोई करेंसी नहीं, क्योंकि हमने देखा ऊपर बास्केट ऑफ करेंसी मिलकर डिसाइड कर रही है। इट्स नीदर अ करेंसी नोर अ क्लेम ऑन द IMF। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करनी है, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई आ जाए तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओ या करेक्ट आंसर को मार्क कर पाओ। उसके बाद एक कोई भी करेंसी SDR में कैसे आती है, तो क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ करेंसी इन द बास्केट क्या है कि जो इशूइंग कंट्री इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड एंड दैट करेंसी इज द फ्रीली यूजेबल। तो क्या होता है कि अगर आप कोई कंट्री आना चाहती है SDR के बास्केट में, तो क्या होना है, उसका जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो वन ऑफ द लार्जेस्ट होना चाहिए वर्ल्ड में, प्लस उनकी उस कंट्री की करेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीली यूजेबल होनी चाहिए वर्ल्ड में। अगर अभी प्रेजेंटली बात करें तो SDRs के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेट है वो US डॉलर का है, फिर यूरो का है, फिर चाइनीज़ रेनमिनबी का है, फिर येन का है, फिर पाउंड स्टर्लिंग का है, ठीक है। तो ये तो हो गया SDR। अब रिवर्स ट्रांचे एक टर्म आती है आपके सामने, तो ये रिवर्स ट्रांचे क्या होती है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ मेंबर्स कंट्रीज कोटा दैट कैन बी विड्रॉन फ्री ऑफ चार्ज एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। तो जो भी हमने कोटा अपना डिपॉजिट किया था, ठीक है, उसका एक कुछ सर्टेन परसेंटेज हम क्या करते हैं, विदाउट इंटरेस्ट फ्री या विदाउट कोई सर्विस चार्ज के हम विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिवर्स ट्रांचे। सो रिवर्स ट्रांचे इज अ पोर्शन ऑफ मेंबर्स कंट्रीज कोटा दैट कैन बी विड्रॉन फ्री ऑफ चार्ज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ चार्ज एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन। तो IMF से अगर हमें कुछ चाहिए तो विदाउट एनी चार्ज हम 1% कुछ अपने कोटे का सर्टेन पोर्शन हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांच। अब IMF की बोरोइंग का सिस्टम देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी बोरोइंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। तो IMF बोरिंग अरेंजमेंट क्या है कि 2 तरीके से देखो, थ्रू जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरो GAB, बस आपको याद रखना है टर्म्स, अगर क्वेश्चन आता है कि GAB एंड NAB दीज आर रिलेटेड टू, ऐसे आएगा वर्ल्ड बैंक IMF, बस आपको मार्क करना है कि IMF से रिलेटेड है। तो कैसे बोरो करता है, थ्रू जनरल अरेंजमेंट टू बोरो एंड द न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो अ नंबर ऑफ कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन लैंड एडिशनल फंड टू द IMF। तो GAB और NAB के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज IMF को एडिशनल फंड क्या करती है, लैंड करती है। कोटा तो होता है वो जमा करते हैं, उसके अलावा और मेजर्स है बोरिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। अनलाइक डेवलपमेंट बैंक्स द IMF डज नॉट लैंड फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। हम आगे देखेंगे वर्ल्ड बैंक जो होता है वो तो क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी लैंड करता है। जैसे इंडिया में मान लो क्लीनिंग ऑफ गंगा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। लेकिन जो IMF है ये किसी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लैंड नहीं करता, ठीक है।
उसके बाद है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज टू हेल्प कंट्रीज एड्रेस लॉन्गर टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। ये जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये बस इसीलिए बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ से रिलेटेड है। और ये क्या करती है, कंट्रीज को हेल्प करती है कि उनकी लॉन्गर टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। और वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, तो सॉरी आईएमएफ की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो बात रिपोर्ट आपको जरूर याद रखनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आईएमएफ की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। तो ये तो था आईएमएफ के बारे में। अब हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है पूरा बड़ा, ठीक है, उसके अंदर 5 एजेंसीज आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, और उन 5 में से 2 एजेंसी जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IDA, ये दोनों वर्ल्ड बैंक कहलाती है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 एजेंसी है, ठीक है, उनके अंदर ये जो एजेंसी IBRD और IDA ये दोनों मिलकर बनाती है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक क्या है, एक पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, और एस्टेब्लिश कब हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन। इसकी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वर्ल्ड बैंक की वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हर एक पॉइंट ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको जरूर याद कीजिए आप। ठीक है, अ कंट्री नीड्स टू ज्वाइन IMF बिफोर बिकमिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और ये कंडीशन है कि किसी भी कंट्री को अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उससे पहले उसको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, IMF को ज्वाइन करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक लैंड टू डेवलप द पुअर कंट्रीज एंड हेल्प फाइट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फेसेट्स। ये याद रखना कि वर्ल्ड बैंक का जो मेजर काम है ना वो क्या है, पॉवर्टी हटाना है, गरीबी हटाना डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है, और एक बैलेंस डेवलपमेंट प्रमोट करना है। तो डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और पॉवर्टी हटाना, ये मेन काम क्या है वर्ल्ड बैंक का। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो मैंने आपको बताया था 5 एजेंसीज हैं, इन 5 एजेंसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ये एजेंसी इस काम आती है। तो सबसे पहली जो है IBRD, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो मेन पर्पस यही है कि पॉवर्टी हटाना और डेवलपमेंट करना। तो और किसमें, जो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज है इनके अंदर। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फाइट, इसका एम है फाइट पॉवर्टी बाय लैंडिंग टू गवर्नमेंट। तो लोन देती है, लैंडिंग करती है गवर्नमेंट्स को ऑफ द मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। तो मिडिल इनकम जो कंट्रीज है, ठीक है, या फिर जिनकी क्रेडिट पावर अच्छी है, क्रेडिट वर्दी है और पर लो इनकम कंट्रीज है, उनके लिए ये क्या करती है, लोन देती है ताकि वो अपनी पॉवर्टी या फाइट कर सके और डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये तो मान लो बिल्कुल जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन। तो ऐसी जो बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, उनको आप ये क्या करेंगी, लोन सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगी IDA। तो IDA प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन, सॉफ्ट लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्री। तो बिल्कुल जो पुअरेस्ट कंट्री है उनको कौन हेल्प करता है, IDA। उसके बाद है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका अब देखो जितने भी वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है इनका मेन काम यही है कि डेवलपमेंट प्रमोट करना, पॉवर्टी हटाना। अब IFC के थ्रू क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक, कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है कि IFC के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी क्या हो, जॉब क्रिएट हो, ठीक है, चीज़ें आए, मैन्युफैक्चरिंग हो और लोगों की पॉवर्टी कम हो। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये क्या करता है, ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू द एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है आपका IFC। उसके बाद है MIGA करते हैं, उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या होता है, काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए हम कोई कोई कंपनी है, मान लो रिलायंस है, अगर वो सीरिया में जाना चाहती है एस्टेब्लिश करना, अब सीरिया में कोई जाएगा नहीं, मान लो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन MIGA गारंटी करता है अगर वहाँ पे आप फैक्ट्री लगाइए, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कारण या लॉ एंड ऑर्डर कारण कोई दिक्कत होती है तो हम आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको पैसा वापस करेंगे, ठीक है, या कुछ आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। तो ये क्या करती है कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती है और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्या करती है, क्रिएटेड टू प्रमोट FDI इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट, ठीक है, करवाने के लिए FDI को प्रमोट करते हैं। और कैसे करते हैं, मेगा फुलफिल्स इट बाय ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर एंड लैंडर्स। उनको जो भी पॉलिटिकल रिस्क होता है उसके अगेंस्ट क्या करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हम आपको इंश्योर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी जो या फिर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो उनको MIGA का मेन काम यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट, ये आपका MIGA। तो इनका जितने भी आप देखोगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इनका मेन काम यही है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करो, पॉवर्टी हटाओ और डेवलपमेंट को प्रमोट करो, और हर एक का अपना डिफरेंट तरीके से। IBRD का मैंने बता दिया, लैंडिंग करती है, IDA आपको पुअरेस्ट कंट्री को देगा, IFC आपका क्या करेगा,
क्या करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगा। मीगा क्या करेगा, पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस देगा। और लास्ट है आपका ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फिर कंट्री के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका आर्बिट्रेशन बात करके, ठीक है, कंसिलेशन से क्या करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फैसिलिटीज फॉर कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। और इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये हो गया आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम देखते हैं, अब हम WTO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन WTO से जो पहले आया था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो पहले हम देखते हैं गैट। तो गैट क्या एक लीगल एग्रीमेंट है अमंग द कंट्रीज विद द पर्पस टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स एंड कोटास। देखो क्या होता है कि जो गैट था ना, तो गैट पहले था एक लीगल एग्रीमेंट था उसका, और उसका मेन पर्पस यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना है। कैसे ट्रेड करना है कि पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती थी कंट्री के बीच में। अगर कोई कंट्री एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स और ड्यूटीज़ होती थी। तो उन ड्यूटीज़ को और टैरिफ्स को कम करते हुए, या कोटा सिस्टम क्या होता है कि एक कंट्री अगर मान लो किसी कोटा सिस्टम लगा रखा है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते उस कंट्री में। अगर USA हमारे यहाँ पे कोटा लगाता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 100 टन से ज़्यादा हम नहीं बेच सकते, तो ये कोटा सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी से ज़्यादा हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन कोटा सिस्टम और टैरिफ्स, मतलब कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ड्यूटी लग रही है, इन सबको कम करते हुए क्या करना था, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना था गैट के थ्रू। तो गैट इज अ लीगल एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज विद अ पर्पस टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स एंड कोटास। अब क्या है, गैट जो था ना, ये साइन हुआ था 1947 में, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इट रिमेंड इन अफेक्ट अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। फिर जैसे WTO आया आपका 1995 में, तब तक गैट रहा, फिर गैट की जगह क्या आ गया, WTO। तो WTO को सक्सेसर भी कहते हैं गैट का, ठीक है। तो 1991 में डंकल ड्राफ्ट प्रपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ WTO, और 1995 में WTO कमेंस्ड हुआ अंदर मैराकेश ट्रीटी एंड रिप्लेस द गैट। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को WTO ने रिप्लेस किया 1995 में, और ये याद रखना है मैराकेश ट्रीटी से एस्टेब्लिश हुआ था WTO। WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो मेन काम यही है कि डिफरेंट नेशंस के बीच में जो रूल्स बनाए जाए ट्रेड के, उसको बनाया जाए और वो फेयर हो, और वर्ल्ड में क्या हो, वर्ल्ड ट्रेड प्रमोट हो। तो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने का काम है मेन इसका WTO का। अगर WTO और गैट की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और गैट क्या है कि ट्रीटी है, ठीक है। और गैट में जो ये क्या है, कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस नहीं है गैट के अंदर, जबकि WTO के अंदर क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस भी है। अब देखो, WTO मेंबर्स डू नॉट हैव टू बी अ फुल सोवरन नेशन। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है WTO के सारे मेंबर फुल सोवरन नेशन हो। और ईरान है वो WTO के बाहर है, वो आउटसाइड ऑफ WTO है, ठीक है। एम क्या है WTO का, एम इज टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड बाय स्लैशिंग ट्रेड बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द निगोशिएशन ऑफ ट्रेड एंड रिलेटेड इशूज़। तो पहली बात तो है कि ट्रेड बैरियर्स को कम करते हुए ट्रेड को प्रमोट करना है, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए या अपनी बातें रखने के लिए, ठीक है, ट्रेड क्या करें, निगोशिएशंस को प्रमोट करता है WTO। एंड WTO इज नॉट अ पार्ट ऑफ UN, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इसमें क्या है, हर एक कंट्री का एक वोट है, वन कंट्री हैज वन वोट। जैसे हमने IMF में देखा था, वहाँ पे तो जितनी आपका कोटा होगा उतनी आपकी वोटिंग राइट्स होंगे। यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री का एक सिंगल वोट है, वन कंट्री हैज वन वोट। अब बात करें स्ट्रक्चर WTO की, तो सबसे पहले आपका आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ WTO क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आते हैं आपका जनरल काउंसिल, ये डे टू डे वर्क देखती है WTO का, और ये दो तरीके से कन्वीन होती है। जनरल काउंसिल कन्वीन्स इन टू फॉर्म्स, पहले एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और उसमें क्या करती है, इट ओवरसीज द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। और दूसरा कन्वीन होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह। इसमें क्या करते हैं, इट कंडक्ट्स रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल WTO मेंबर्स। तो हर एक डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करती है कि उनकी ट्रेड पॉलिसी कहीं ऐसी तो नहीं है जो वर्ल्ड ट्रेड में क्या करे, हिंडर कर रही है, ठीक है। तो दो तरीके से जनरल काउंसिल काम करती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह। अब WTO के अंदर एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ WTO। इसके अंदर 3 पिलर है, इसके आपको याद रखना है। तो पहला है डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट क्या होता है, सब्सिडीज गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक एक्सपोर्ट चीपर। मान लीजिए USA है, अगर वो अपनी शुगर मान लें 100 रुपीज़ पर kg बना रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसने 20 रुपीज़ सब्सिडी दे दी तो उसकी शुगर तो क्या हुई, 80 रुपीज़ ही पड़ी बाहर मार्केट में।
ठीक है, और बाहर सब लोग बेच रहे हैं 100 रुपीज़ में। तो इससे क्या होता है, इससे फिर क्या होता है कि सभी लोग क्या करेंगे, यूएस की खरीदेंगे, क्योंकि वो क्या कर रही है, 80 रुपीज़ पड़ रही है शुगर, बाकी सब जगह 100 रुपीज़ मिल रही है पर केजी। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड, जो बाकी कंट्रियों का ट्रेड तो सारा क्या होगा, खराब हो गया। तो इस ये जो ऐसी सब्सिडी होती है इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट, सब्सिडीज गिवन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक देयर एक्सपोर्ट चीपर। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहला क्या है, ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं वो तो क्या होती है, आपकी नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है, जैसे कि फंडिंग ऑन द R&D या डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो जैसे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड प्रोड्यूस किया, तो इस टाइप की फंडिंग होती है। ये तो बिल्कुल क्या है, नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग है, ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है। और जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है ये आपकी होती है ट्रेड डिस्टोर्टिंग। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, दे एनकरेज एक्सेसिव प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया, अगर उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बिकेगी तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फार्मर जो है काफ़ी शुगर करेंगे प्रोड्यूस, भले ही वो 100 रुपीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, पर 20 उनको सब्सिडी मिल जाती है, तो उनकी मार्केट में काफ़ी वो क्या होती है, काफ़ी वो सेल कर पाते हैं चीज़ों को। तो इससे क्या होता है, एनकरेज करती है प्रोडक्शन को एम्बर बॉक्स सब्सिडी। लेकिन क्या होती है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज का ट्रेड क्या हो रहा है, इस कारण डिस्टोर्ट हो रहा है, क्योंकि यूएसए की शुगर क्या होगी, सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्ट्स पे क्या दी, सब्सिडी दे दी। एंड इट एनकरेज एक्सेसिव प्रोडक्शन, ठीक है, कंट्रीज प्रोडक्शन बिकम चीपर देन अदर्स। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि अब क्या कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है, तो भी उनकी क्या होती है, सब डिमांड होने के कारण ज़्यादा थोड़ी उनकी क्या होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो सस्ती भी हो जाती है। और साथ साथ मेन रीज़न तो वही है कि सब्सिडी दे दी, जो 80 रुपये की चीज़ है वो क्या होगी आपकी, 100 रुपये की चीज़ क्या होगी, 80 रुपये में होगी। तो वैसे उनकी क्या होगी, प्रोडक्शन क्या होगी, चीपर होगी। एग्जाम्पल है इसके, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सीड्स एक्सेट्रा। और जो एमएसपी है ये भी इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी किसके अंदर आता है, आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर आता है। अब ये भी देख लीजिए कि कंट्रीज प्रोडक्शन बिकम चीपर कैसे हो जाएगा, अगर मान लो बाकी कंट्रीज में सब्सिडी नहीं मिल रही है फर्टिलाइजर पे, और अगर यूएसए में सब्सिडी मिल रही है फर्टिलाइजर पे, तो उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी। इससे भी उनको क्या होगा, भले ही वो अब वो मान लो 100 रुपीज़ की 90 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उनका क्या होगा, सस्ती होगी क्या, उनकी इनपुट कॉस्ट। तो इससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। अगली है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स टेंड टू लिमिट प्रोडक्शन। जैसे एम्बर बॉक्स क्या कर रही थी, प्रोडक्शन को बढ़ा रही थी, ये क्या करती है, प्रोडक्शन को कम करती है। और जैसे इसका एग्जांपल सब्सिडीज लिंक टू द एकरेज ऑफ लैंड। ये सब्सिडी होती है ना, जैसे लैंड कितने एकड़ की है उस लैंड के हिसाब से देते हैं सब्सिडी। इस पे इररिस्पेक्टिव है कि प्रोडक्शन बढ़ गई तो सब्सिडी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, इसमें फिक्स होती है लैंड के हिसाब से। और इसका एम होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट करना। तो अगला पिलर है हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, ठीक है। इसमें जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 3 बातें की थी, पहला था डोमेस्टिक सपोर्ट, ठीक है, इनको कम करना है, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी है, इसको भी रिड्यूस करना है, और थर्ड है आपका मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में क्या आता है, ऑल द मेंबर शुड ओपन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स और रिमूव देयर कोटा। अभी क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, कुछ लिमिट तक ही वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज से। तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का थर्ड पिलर ये कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको अपना कोटा सिस्टम हटाना चाहिए। कोटा सिस्टम मतलब कि लिमिट ना लगाए वो डेवलपिंग कंट्रीज पे कि कितना वहाँ से वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सके डेवलप्ड कंट्रीज को। ये बात की थी आपके थर्ड पिलर ऑफ मार्केट एक्सेस में, ठीक है। थर्ड पिलर था एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मार्केट एक्सेस। उसके अंदर यही कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करें, कोटा सिस्टम और जो एक्सपोर्ट के जो बैरियर्स है इंपोर्ट के उसको हटाए। अब हम बात करते हैं दोहा राउंड की, ठीक है। तो दोहा राउंड ये 2001 में दोहा का है, कतर में एक जगह दोहा, ठीक है। तो 2001 में हुआ था दोहा राउंड, और ये 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है आफ्टर WTO केम इनटू फोर्स। तो दोहा राउंड का जो मेन एम था क्या था, मेक ट्रेड रूल्स फेयरर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। और ये इसकी ये बात और याद रखना कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो पहले जो WTO बना तो उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि जो भी उसके रूल्स है पेटेंट के या ट्रेड के, वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में है, ठीक है। अब जो आने वाले निगोशिएशन, अगर हमें और निगोशिएशन करने हैं, डेवलपिंग कंट्री कहती है हम फर्दर निगोशिएशन तभी करेंगे जब आप ऐसे रूल्स और पेटेंट्स के रूल्स ऐसे बनाओगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी फायदा कर रही हैं। तो दोहा राउंड में यही बातें रखी गई हैं कि अब रूल्स ऐसे बनाए जाए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी फायदा करें। और जो दोहा राउंड है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, एज इट प्रोमिस्ड टू एड्रेस द इशू दैट वर इंपॉर्टेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये मैंने आपको बताया कि इसमें वही बातें, वही इशू लिए गए जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, द क्रिटिसिज्म इज दैट सिंस डेवलपिंग कंट्रीज बिलीव दैट दे रिसीव अ रॉ डील अंडर द मैराकेश ट्रीटी इन मैटर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पेटेंट्स एंड सो ऑन, दे नीड एडिशनल इंड्यूसमेंट्स टू एग्री ऑन द न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। ये मैंने आपको बताया, मैराकेश ट्रीटी से जब WTO एस्टेब्लिश हुआ तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या लगता है कि उस टाइम जो डील्स हुई ना वो सारी ज़्यादातर किसके फेवर में थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में ज़्यादा थी वो।
अब वो कहती है दोहा राउंड के थ्रू कि दोहा राउंड में जो ऐसी बातें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेवर करेगी उनकी ट्रेड को। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज कहती है दोहा राउंड में जो भी निगोशिएशन पेंडिंग है ना उसको पहले आप पूरा करो, ताकि हम उसके बाद ही हम और फर्दर टॉक्स को बढ़ाएंगे WTO के अंदर। इट एम टू फर्दर लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जो हमने भी देखा था एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें भी हमने क्या कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड को भी क्या करें, अलाउड करें अपनी कंट्रीज के अंदर। तो दोहा राउंड के अंदर भी यही बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ट्रेड बढ़ाया जाए और डेवलप्ड कंट्रीज उनका वेलकम करें उनके ट्रेड का, और उनके जो बैरियर्स है उनको कम करें डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा USA में भी प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोहा राउंड के अंदर यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड को भी क्या करो, फ्लोरिश करो वर्ल्ड के अंदर। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज वर ऑल्सो डिस्कस, क्योंकि अब ये बात भी है कि ये नहीं कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को एक साथ रखा जाए, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ कंसेशन भी देनी चाहिए। ये सब बातें किसके अंदर हुई है, दोहा राउंड के अंदर हुई है। अब ये बता रहे हैं कि इसको देयर इज नीड फॉर कंप्लीशन, क्यों, क्योंकि ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए अगर हमारा कंट्री है, अगर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे वर्ल्ड से तो हमारी कंट्री डेवलप कैसे करेगी। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि दोहा राउंड को कंप्लीट करो, ताकि उससे क्या हो, डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड प्रमोट हो और उनका डेवलपमेंट भी हो। और उसके साथ साथ अगर दोहा राउंड अचीव होगा, कंप्लीट होएगा, तो प्रोटेक्शनिज्म भी वर्ल्ड से क्या होगा, कम होगा। अब कुछ टर्म्स बताता हूँ आपको WTO से रिलेटेड है। जो सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये क्या होता है, जितने भी आपके WTO के मेंबर है ना, ये सारे कंट्रीज WTO, एक ऐसे इंडिया है तो इंडिया बाकी सारे WTO मेंबर को क्या करेगी, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लोज देगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, अगर आपने एक कंट्री के ऊपर कुछ लगाया, टैरिफ लगाया, मान लो आपने पाकिस्तान के ऊपर लगाया कुछ कस्टम ड्यूटी, तो सेम कस्टम ड्यूटी आपको बाकी कंट्रीज के ऊपर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन नीड टू गिव टू ऑल मेंबर्स ऑफ WTO अंडर इट नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ। तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि किसी के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, किसी के ऊपर टैरिफ कम लगा दिया। पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जो एग्रीमेंट्स होते हैं या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर भले एक्सेप्शन होता है ये, ठीक है, लेकिन जनरली MFN के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक कंट्री को जो टैरिफ दिया है, वो लगाया है, वो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी आप वही टैरिफ लगाओगे। एग्जाम्पल 40% import duty on cotton, then cotton coming from all countries with MFN will have the same duty। तो जितनी भी कंट्रीज को MFN दे रखा है आपने, ठीक है, तो उनसे सभी सारी कंट्रीज के ऊपर आप सेम ही ड्यूटी लगाओगे। अब क्या किया, नाउ MFN रिवोक्ड फॉर पाकिस्तान। अब इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान से MFN हटा दिया। तो अब क्या कर सकता है इंडिया, पाकिस्तान पे ज़्यादा लगा सकता है ड्यूटी, लेकिन जिन जिन कंट्री को MFN दे रखा है उन सबके ऊपर सेम लगानी पड़ेगी। सो इंडिया कैन इंक्रीज द ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। तो ये हो गया आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़ के उसके अलावा जो मार्केट एक्सेस की बात की है वो किसके अंदर की है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। इसमें क्या करना है, रिड्यूसिंग करना है या एलिमिनेट करना है कस्टम ड्यूटीज़ को और टैरिफ्स को, एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो टैरिफ में तो आपका ये आता है जो मैंने बताया था आपको कि भाई ड्यूटी हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर में आपकी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका कोटा सिस्टम हो गया, एक लिमिट लगा दिया आपके ऊपर, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना है किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि बात क्या है, नॉन एग्रीकल्चर है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना है, ये आता है आपका नामा के अंदर। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, रबड़ हो गया, ठीक है, वुड हो गए, टेक्सटाइल, ग्लासवेयर। तो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, कि उनका ट्रेड प्रमोट करो कंट्रीज के बीच में, कैसे, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब है गेट्स। अभी तक हम बात कर रहे थे सारे गुड्स की, अब बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। तो गेट्स क्या, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अब जितने भी कमर्शियल सर्विसेज है उनके लिए है गेट्स एग्रीमेंट जो है, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। विद गेट्स मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एक्सटेंड टू सर्विस। अभी तक हम जितना भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग कर रहे थे वो गुड्स के बारे में बात कर रहे थे। अब गेट्स के थ्रू वही रूल्स, ठीक है, या वर्ल्ड में सर्विसेज का प्रमोट करना ट्रेड, तो वो किसके थ्रू प्रमोट हुआ है, आपका गेट्स के थ्रू। और सर्विसेज कौन कौन सी आती है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हेल्थ केयर हो गया, ये सब सर्विसेज हैं, एजुकेशन, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इसमें कुछ सर्विसेज जो इंक्लूड नहीं है वो है एक्सेप्ट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर नॉट कमर्शियल इन नेचर। तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस हो गए, ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गए, ये आपके गेट्स में नहीं है। अब अंडर गेट्स सर्विसेज कैन बी ट्रेडेड इंटरनेशनली इन 4 वेज। तो गेट्स के अंदर अगर बात करें तो सर्विस को 4 कैटेगरी में बता रखा है कि भाई ऐसे सर्विसेज ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मोड 1। तो मोड 1 में क्या होता है, सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी, एग्जाम्पल BPO।
जो पहली दो है ना, मोड 1 मोड 2, उसमें सप्लायर प्रेजेंट नहीं होगा टेरिटरी के अंदर, और मोड 3 और मोड 4 के अंदर क्या होगा, सप्लायर उसी कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट होगा। ये देख लेना आप। तो मोड 1 में क्या होता है कि जैसे कि मैं इंडिया में हूँ और मैं यूएस में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंडिया में बैठा हुआ ही, जैसे बीपी हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फोन पे मैं उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यूएसए की किसी बंदे की। तो ये क्या हो गया मोड 1 के अंदर, जिसमें दोनों सप्लायर, जो सप्लायर है वो क्या है, अपनी टेरिटरी में बैठा है, यूएस दूसरी कंट्री की टेरिटरी में नहीं है। मोड 2 में क्या, सर्विस डिलीवर्ड आउटसाइड द कंट्री ऑफ द मेंबर इन द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी। अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल है कि इंडिया से कोई डॉक्टर यूएस से गया, ठीक है, और वहाँ पे जाके सर्विस दी, वहाँ पे कोई सर्जरी की और वापस आ गया, तो सर्विस देके वापस आ गया, ऐसी सर्विस किस में आती है आपकी, मोड 2 के अंदर। मोड 3, सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ द सप्लायर। मोड 3 के अंदर क्या होगा, जो सप्लायर होगा वो उसी कंट्री में प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया के किसी बंदे ने यूएसए में जाके यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी और वहीं बच्चे आ रहे हैं, तो हमारा जो सप्लायर होगा वो दूसरी कंट्री में वहीं प्रेजेंट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कॉलेज इन इंडिया, या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आके कॉलेज सेटअप कर दिया उसने, तो यहाँ पे सप्लायर यहीं प्रेजेंट हो गया। तो ऐसी सर्विस क्या होती है आपकी, मोड 3 में आती है। उसके बाद है मोड 4। मोड 4 क्या होता है, विद इन द टेरिटरी, ठीक है, विद द सप्लायर प्रेजेंट एज ए नेचुरल पर्सन। तो इसमें क्या होगा कि जो सप्लायर होगा, अभी तो क्या था फॉरेन एंटिटी इंडिया में आई थी, अब जो सप्लायर होगा वो क्या होगा, नेचुरलाइज पर्सन होगा। ये मोस्टली किस में होता है, आप देखिए जहाँ पे कंट्री में ना देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस जोग्राफीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन मान लो, वहाँ पे क्या होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री बंदा जा सकता है, ठीक है, फ्री मूवमेंट उनकी अलाउड है। तो ऐसा बंदा अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो और ठीक है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सर्विस किस में आती है आपकी, मोड 4 में। तो मोड 4 में क्या होता है, विद इन द टेरिटरी, उसी टेरिटरी में जाएगा, और विद द सप्लायर प्रेजेंट एज ए नेचुरल पर्सन, और जो सप्लायर होगा वो नेचुरल पर्सन की तरह प्रेजेंट होगा उस कंट्री में। ये कहाँ होता है, वेयर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस जोग्राफीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अलाउड, वहाँ पे होता है। और मैंने आपको ये बताया कि मोड 3 और मोड 4 में क्या होगा, सर्विस सप्लायर प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी, वो टेरिटरी में प्रेजेंट होगा। अब पेटेंट्स के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, ये सारे एग्रीमेंट्स देखना आप, गेट्स, ट्रिप्स, ये सब आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको इनके मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। अब ये तीसरा एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर्स नेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो भाई जो भी पेटेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसका इंटेलेक्चुअल जो राइट है वो प्रोटेक्ट रहे, इसी के लिए ट्रिप्स साइन किया था। तो ट्रिप एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। ट्रिप ले डाउन लीगल स्टैंडर्ड फॉर द मेंबर कंट्रीज टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल। तो मैंने आपको ये बताया कि जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या है आपका ट्रिप्स है। ट्रिप्स एग्रीमेंट अलाउ बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पेटेंट, दो ओनली प्रोडक्ट पेटेंट मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है। तो प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट पेटेंट मिला है, तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट पेटेंट मिला है केवल वही बनाएगा, बाकी कोई वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। तो ये क्या, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन बोलते हैं। और जबकि प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बना तो सकते हो आप, लेकिन आप डिफरेंट तरीके से बनाओगे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस से जिसका पेटेंट ले रखा है उससे नहीं बनाओगे। तो प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, जबकि प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। हाँ भी इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लेकिन दूसरे तरीके से आप बना सकते हो। जेनरिक मैन्युफैक्चर कैन कंटिन्यू इंडिया फॉर प्रोडक्ट पेटेंटेड ड्रग्स बाय पेइंग अ रीजनेबल फीस। और ये बात है कि इंडिया में जेनरिक मैन्युफैक्चर जो है ड्रग्स के, वो बना सकते हैं उन ड्रग्स को जिनका ऑलरेडी पेटेंट है, उनकी जेनरिक ड्रग बना सकते हैं इंडिया में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन उनको एक रीजनेबल फी पे करनी होगी। सेफगार्ड इन ट्रिप्स एग्रीमेंट इंक्लूड प्रोविजन दैट अलाउ अ पैरेलल इंपोर्ट्स एंड कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये भी है, जो पेटेंट मिलते हैं प्रोडक्ट हो चाहे प्रोसेस हो, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें भी कुछ सेफगार्ड और एक्सेप्शन दे रखे हैं। जैसे कि अगर बात करें पैरेलल इंपोर्ट भी कर सकती है कंट्रियाँ। पैरेलल इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री वेयर सोल्ड एट द लोअर प्राइस टू मीट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। मान लो इंडिया में कोई पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ गई और एकदम से दवाइयाँ चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, भले पेटेंट हो रखा हो यहाँ पे कोई कुछ दवाई होगा, तो हम बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो हमें सस्ती मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पैरेलल इंपोर्ट। उसके बाद कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ अ गवर्नमेंट टू टेम्परली ओवरराइड अ पेटेंट। गवर्नमेंट में इशू अ कंपल्सरी लाइसेंस टू अ कंपनी टू प्रोड्यूस जेनरिक्स व्हेन फेस्ड विद अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मान लीजिए एक कंपनी बना रही है, कोई कैंसर की ड्रग बना रही है, ठीक है, तो वही सप्लाई कर रही है इंडिया के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर 2-3 कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ आगे, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं
तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी और कंपनी को भी परमिशन दे सकती है वो ड्रग्स बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपकी आती है किसमें, कंपल्सरी लाइसेंसिंग में। पर ये हरदम रूटीन नहीं होता, ये कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में होता है। और वो क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग आर अवेलेबिलिटी टू पब्लिक। अगर पब्लिक के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वो कंपनी जो इसका पेटेंट है वो सप्लाई पूरा ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो कंपनी इंडिया गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरी कंपनी को कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकती है और वो भी वही पेटेंट ड्रग्स बना सकता है इंडिया के अंदर। या फिर अफोर्डेबिलिटी, बहुत हाई प्राइस पे बेच रही है अगर वो कंपनी पेटेंट ड्रग को, तो उस केस में भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, इशू कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। थर्ड है इम्पोर्टेड एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री। या फिर वो ड्रग्स क्या कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स किस पे डिपेंड करेंगे, किस लेवल का एंगेजमेंट है हमारा एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, कंसेशनल ड्यूटी होती है और एक पॉजिटिव लिस्ट होती है। मान लीजिए इंडिया और मान लीजिए बांग्लादेश का पीटीए साइन हो रखा है, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ एक लिस्ट बनेगी, हाँ भाई 10 आइटम है ये, तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी कंसेशनल ड्यूटी लगेगी, बाकी सब पे ड्यूटी ज़्यादा ही लगेगी। अब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, ये क्या होता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड होता है और इसमें एक नेगेटिव लिस्ट होती है। तो नेगेटिव लिस्ट में क्या होगा कि एक नेगेटिव लिस्ट बनी होगी, तो उसमें क्या होगा, उस लिस्ट को छोड़ दो, उस लिस्ट पे तो आपके टैरिफ पूरे लगेंगे, बाकी आप किसी में भी ट्रेड करोगे ना, वो ट्रेड आपका क्या होगा, ड्यूटी फ्री या काफ़ी कम ड्यूटी में ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये आपका आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में पीटीए में क्या था, एक पॉजिटिव लिस्ट थी, उसमें जो आइटम थे उन्हीं के ऊपर सस्ता ट्रेड होगा, आपका कंसेशनल ड्यूटी लगेगी, ठीक है, बाकी सब पे नॉर्मल लगेगा। और नेगेटिव लिस्ट में क्या होगा कि एक कुछ लिस्ट है, उनमें क्या होगा, नॉर्मल ड्यूटी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन जो बाकी जो ट्रेड होगा वो आपका फ्री या फिर कंसेशनल ड्यूटी पे ट्रेड होगा। उसके बाद है कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तो सारे क्लोज आएंगे, उसके साथ साथ कॉमन टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स। तो अगर आप दो कंट्री के बीच में अगर कस्टम यूनियन साइन हो रखा है, तो उसका क्या होगा, आपका फ्री ट्रेड होगा आपस में, प्लस में अगर वो किसी थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो दोनों कंट्री सेम ही टैरिफ लगाएगी थर्ड कंट्री के ऊपर। उसके बाद हम करेंगे कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज। तो फ्री ट्रेड तो होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, लेबर मूवमेंट, ठीक है, कैपिटल, गुड्स और सर्विस, इनकी भी क्या होती है, फ्री मूवमेंट अलाउड होती है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेबर आराम से जा सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। फिर बात है मॉनेटरी यूनियन। इफ अ कॉमन मार्केट हैज द सेम करेंसी, तो जो कॉमन मार्केट है, यानी कि लेबर की मूवमेंट आराम से हो रही है, गुड्स की मूवमेंट आराम से हो रही है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, उसके साथ साथ अगर उन कंट्रीज की करेंसी भी सेम हो जाती है, तो उस टाइप को जो रीजनल एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कि आपका मॉनेटरी यूनियन। तो इसका एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। उसके बाद लास्ट है इकोनॉमिक यूनियन। तो इसमें कॉमन मार्केट के सारे फीचर्स आएंगे, यानी कि फ्री मूवमेंट होगी लेबर की, कैपिटल की, गुड्स और सर्विस, साथ साथ कॉमन करेंसी भी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मॉनेटरी यूनियन के सारे फीचर्स आ गए। उसके साथ साथ क्या होगा, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम हो जाती है, और इसका एग्जांपल है आपका यूरोपियन यूनियन। तो अगर तो इकोनॉमिक यूनियन में क्या क्या है कि आपकी कॉमन करेंसी भी है और आपकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो भी क्या है, सेम ही है। तो ऐसी जो मार्केट होती है इसको बोलते हैं आपका इकोनॉमिक यूनियन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया किस किस लेवल पे कितनी कंट्री से एंगेज है, ठीक है। तो अगर इंडिया के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करूं तो बायलेटरली इंडिया जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है, तो बायलेटरली एंगेज है श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, भूटान एक्सेट्रा, ठीक है। ट्राइलेटरली ट्रेड करता है इंडिया इप्सा के अंदर। और अगर मल्टीलेटर का एग्जांपल देखिए तो बिम्स्टेक है, यहाँ पे मल्टीलेटरली डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है इंडिया। अब एक दो टर्म और है, सीका और सीपा, ठीक है, ये भी आप काफ़ी करंट अफेयर में न्यूज़ में सुनते होंगे, सीका और सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ कॉमन एरियाज हो गए, जैसे स्पेस हो गया, साइंस टेक हो गया, इसमें भी जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं ना, ट्रेड के अलावा बियॉन्ड गुड्स, ठीक है, उसके अलावा भी हमको अगर बात करते हैं एंगेजमेंट की, तो ये ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है, सीका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बियॉन्ड ट्रेड इन गुड्स। सीका इज एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन गुड्स, द सेम लाइक एफटीए, but an additional agreement of willing to negotiate or open to trade in services and also explore areas of mutual economic cooperation, example space। ये मैंने आपको बताया कि गुड्स के अलावा सर्विसेज में या फिर उसके अलावा भी और एरिया जैसे स्पेस हो गया, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी, इनमें भी अगर हम विलिंग है किसी कंट्री के साथ कोऑपरेट करने के लिए, तो ये ऐसा एग्रीमेंट कहलाता है सीका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हो जाता है बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Once these agreements are negotiated, finalized and signed, it becomes comprehensive economic partnership agreement. India signed SIPA with Sri Lanka, South Korea और हांगकांग, ठीक है। तो ये जो इंडिया ने साइन कर रखा है आपका
किसके साथ? श्रीलंका के साथ, साउथ कोरिया के साथ और हांगकांग के साथ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।